वेलकम अगेन। आज के ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। स्कूल की याद आ रही है ना सबको? याद आता है वो स्कूल का जमाना, लंच के बाद कक्षा में बैठकर वो अचार की सुगंध का आना, दोस्तों के साथ बैठकर मिल बैठ के खाना। बहुत याद आ रहा है। ये दिन भी आएंगे दोबारा, लेकिन अभी फिलहाल घर में बैठ के हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, जो भी पढ़ाया जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास शुरू होने जा रही है खंड 3 से। खंड 3 के अंतर्गत हम सबसे पहले क्रिया का चैप्टर ले रहे हैं। क्रिया जो आपने हो सकता है 9th में भी पढ़ी होगी, 8th में भी पढ़ी होगी, लेकिन इसका थोड़ा विस्तारित रूप हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, किसी भी तरह का या तो परिभाषा को लेके प्रश्न आ जाता है, क्रिया का कोई वाक्य देके इसमें किस प्रकार की क्रिया है ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिया परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त जिस पद से किसी काम के करने या होने का बोध हो, क्रिया कहते हैं। पद क्या कहलाता है? जो वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, तो वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वे पद कहलाते हैं। इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी काम के करने या होने को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब हम कर्म या करना कुछ भी कह सकते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन आ जाना। अब ये परिवर्तन किस किस तरीके से आएगा? शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी, लेकिन अभी हम थोड़ा इस तरफ नहीं जाएंगे। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका रूप, किसका? क्रिया का रूप, जिसका रूप लिंग, एक वचन है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, यानी लिंग, वचन और काल। काल कौन सा है? इन तीनों के अनुसार बदलता रहता है। तो जहां परिवर्तन होगा जिन शब्दों में, वे शब्द ही विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रिया की। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि उसका रूप, लिंग, वचन और काल तीनों के अनुसार बदलता रहता है। तो ये मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। राम जाता है। राम यहाँ कैसा है? एक वचन है, पुल्लिंग है, उसी अनुसार यहाँ पे क्रिया का स्वरूप है। दूसरी बात, रमा, राम की जगह मैंने यहाँ स्त्रीलिंग कर दिया है, रमा जाती है। तो देखिए ऊपर जाता है और नीचे क्या है? जाती। तो यहाँ पे क्रिया का रूप बदल गया। कैसे बदल गया? एक तो लिंग बदल गया, दूसरा वे जा रहे हैं, यहाँ बहुवचन हो गया। तो बहुवचन होते ही यहाँ पे क्रिया का रूप बदल गया। तो जब वहां ऊपर था जाता, फिर है स्त्रीलिंग है रमा, तो जाति बन गया। अब यहाँ पे एक वचन से बहुवचन में चला गया तो क्रिया का रूप बदल गया, तो जा रहे हैं। दूसरा वे जाएंगे, यहाँ काल बदलते ही जो जाता जाती है उनका रूप बदल करके जाने का जो है वो क्या बन गया? जाएंगे। अर्थात क्रिया जो है एक विकारी शब्द है, उसमें लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। इसीलिए कई बार प्रश्न ऐसे भी आता है कि क्रिया किस तरह का शब्द है? तो क्रिया एक विकारी शब्द है। अब आगे चलते हैं हम। धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। मूल यानी कि वो क्रिया किस मूल शब्द से बनी है, वही मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। जैसे खा, पी, सो, पढ़, लिख। खा के बाद में मैंने ना प्रत्यय लगा दिया तो बन गया खाना, तो ये क्रिया बन गई पूरी। ये खा जो है वो उसका मूल रूप यानी धातु है। पी के बाद में मैंने ना प्रत्यय लगा दिया तो बन गया पीना। तो यहाँ पे जो पी है वो धातु है, यानी क्रिया का मूल रूप है। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। पढ़ है, लिख है, पढ़ से बना पढ़ना, लिख से बना लिखना, खेल से बना खेलना। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? क्रिया की परिभाषा। दूसरा, क्रिया एक विकारी शब्द है क्योंकि उसमें लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। फिर पढ़ा हमने धातु। क्रिया का जो मूल रूप जो है वो धातु कहलाता है, अर्थात क्रिया किस धातु से बनी है या वो मूल शब्द कौन सा है वो धातु कहलाता है। अब बात करते हैं क्रिया के भेद की।
क्रिया के मुख्य आधार से दो भेद होते हैं। क्रिया को मोटे मोटे रूप में हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहला तो आता है कर्म के आधार पर, फिर दूसरा आता है प्रयोग या इसकी रचना या संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं उसको समझेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो अकर्मक, दूसरा है सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। सबसे पहला हम ले रहे हैं अकर्मक। अकर्मक नाम से ही पता चलता है कि बिना कर्म के, यानी जिसमें कर्म नहीं है, जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, यानी जिसे जरूरत नहीं है। दूसरा क्या कह सकती हूं मैं, अर्थात जिस क्रिया का फल यानी उसका असर सीधे कर्ता या किसी पदार्थ पे पड़ता है, बीच में अन्य किसी पे नहीं पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, पक्षी उड़ता है। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए क्रिया कौन सी है। यहाँ पे उड़ना जो है वो क्रिया है। अब यहाँ उड़ने का सीधा प्रभाव किसके ऊपर आ रहा है, पक्षी पे, यानी जो उड़ रहा है उसी के ऊपर उस क्रिया का सीधा प्रभाव आएगा। तो इसमें बीच में किसी भी तरह का कोई कर्म नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये अकर्मक क्रिया है। दूसरा, राम हंसता है। जैसे हंसना, हंसना यहाँ पे क्रिया है। अब जो हंस रहा है जो व्यक्ति, राम के ऊपर हंसने की क्रिया का सीधा उसके ऊपर असर आ रहा है, यानी इसमें बीच में किसी तरह का कोई भी कर्म नहीं है, सीधा सीधा प्रभाव राम पर आ रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। फिर से देखो एक एग्जांपल और, राहुल सो रहा है। अब मैं सो रही हूँ तो सोने का सीधा प्रभाव किसके ऊपर आएगा, मेरे पर आएगा, यानी बीच में और कोई दूसरी चीज नहीं है। तो इसमें जो सोना क्रिया है उसका सीधा प्रभाव राहुल पे आया है, तो राहुल सो रहा है, ये वाक्य क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। फिर हम उदाहरण देखते हैं, मेहमान आ रहे हैं। जो आ रहा है, सीधा उसका आना जो क्रिया है उसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर आ रहा है, मेहमान पे, यानी जो व्यक्ति आ रहा है जा रहा है उसका आने जाने की जो क्रिया है उसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, उसके कर्ता पर पड़ रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है काम। तो यहाँ पे भी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, अर्थात जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, अर्थात जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, वह क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब अकर्मक क्रिया को भी हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो पूर्ण अकर्मक और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण कर्मक अकर्मक क्रिया, पूर्ण का मतलब ही होता है पूरा, अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा। कैसे देखो, पूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे कि वह अकर्मक क्रिया जो अपने आप में पूर्ण होती है, जो अपना पूरा अर्थ व्यक्त करती है, अर्थात जिन्हें अपनी पूर्णता प्रकट करने के लिए किसी भी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उसको किसी दूसरे शब्द की मदद की जरूरत नहीं होती है अपना पूरा अर्थ व्यक्त करने के लिए। कैसे, देखिए एग्जाम्पल, अध्यापक जी आ रहे हैं। आना अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है, उसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी तीसरे शब्द की आवश्यकता नहीं है। तो अब अध्यापक जी आ रहे हैं, तो यहाँ आने का सीधा प्रभाव अध्यापक पर है, तो एक तो अकर्मक क्रिया है और आना अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है। दूसरा है, राम दौड़ रहा है। जो दौड़ रहा है, दौड़ना यहाँ पे क्रिया है, तो सबसे पहली बात तो दौड़ने का सीधा असर किसके ऊपर आ रहा है, राम के ऊपर आ रहा है। तो राम यहाँ पे क्या है, कर्ता के ऊपर सीधा इस क्रिया का प्रभाव आ रहा है, तो ये एक तो अकर्मक क्रिया है और दौड़ना अपने आप में एक पूर्ण अर्थ प्रकट करती है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, लड़के जा रहे हैं। जाना अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है जिसका सीधा जो फल है वो लड़कों पर आ रहा है। मछली नदी में तैर रही है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्रिया कौन सी है, तैरना। अब तैर कौन रही है, मछली। नदी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, सीधा प्रभाव किसके ऊपर आ रहा है, मछली के ऊपर आ रहा है। तो तैरना यहाँ पे अपने आप में पूर्ण क्रिया है, उसको किसी भी तीसरे शब्द की या दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो ये अकर्मक है, दूसरा ये पूर्ण है। लेकिन फिर अब अपूर्ण क्या होते हैं, जरा उसको समझेंगे तो आप इसका फर्क भी समझ जाएंगे। कैसे, वह अकर्मक क्रिया जो इसे अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होगी। पूरक शब्द यानी वह शब्द जो उसको पूर्ण अर्थ प्रदान करेगी, वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अब पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे वो क्रिया
शब्द कौन सा है? बनूंगा। तो अब यहाँ पे जो बनूंगा क्रिया शब्द है, मैं यहां से ये डॉक्टर हटा दूं तो मैं एक बनूंगा। तो बनना यहाँ पे जो क्रिया है वो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर रही जब तक मैं इसके साथ में किसी शब्द को नहीं लगा दूंगी। तो जैसे मैंने डॉक्टर लगाया तो अब इसमें बनूंगा क्रिया का पूर्ण अर्थ प्रकट हुआ है कि भाई मैं एक डॉक्टर बनूंगा। वही दूसरा शब्द देखिए, दूसरा वाक्य, वहां मुझे मूर्ख लगा। अब लगा, लगना यहाँ पे क्रिया है। अब मैं मूर्ख को हटा दूं यहां से तो वहां मुझे लगा, क्या लगा? ये लगना जो है यहाँ पे ये अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर रही है, तो मुझे किसी न किसी शब्द की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी जो लगा, जो क्रिया है उसका पूर्ण अर्थ निकालेगी। तो इसीलिए जैसे मैंने यहाँ पे शब्द लगाया मूर्ख, मैं यहाँ लगा सकती हूँ वह मुझे होशियार लगा, वह मुझे बुद्धिमान लगा। तो जब तक मैं ये शब्द नहीं लगाऊंगी तो ये लगा जो है ये अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखो, वे बीमार हैं। अब वे हैं, क्या है? नहीं अर्थ प्रकट हो रहा है यहाँ पे, है का तात्पर्य क्या है? होना। तो भाई वे क्या है? बीमार है। तो मैंने यहाँ पे बीमार एक शब्द लगाया है, तब यहाँ होने का या है का पूरा अर्थ क्रिया का व्यक्त हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देगी, हम सब उसे विद्वान मानते हैं। पहले तो यहाँ पे क्रिया शब्द पहचानिए, मानना, यानी कि मानते हैं। भाई क्या मानते हैं? विद्वान यहाँ पे वो शब्द है जो इस मानने की क्रिया को अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करवा रहा है। तो ये कैसी क्रिया कहलाई? अपूर्ण अकर्मक। फिर से बताती हूँ, वह अकर्मक क्रिया जिसे अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, तो ऐसी क्रियाएं अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो मोटे मोटे रूप में हमने आज क्या पढ़ा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, जहां क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ेगा, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसको भी हमने दो भागों में बांटा, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपना पूरा अर्थ व्यक्त करती है, हंसना, रोना, खेलना, खाना पीना, इनको किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, ये मैंने एग्जाम्पल दिए। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, बनूंगा, लगना, होना, मानना, है ना, तो ये जो क्रियाएं हैं ये अपूर्ण क्रियाएं होती हैं, जिनको किसी न किसी शब्द की, पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। तो ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। आई बात समझ में? तो अब अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम जो दूसरा पार्ट है क्रिया का, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया की बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है, जो आज हमने क्रिया का स्टार्ट करा है, बिल्कुल इसी तरह से नोट्स बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के, बिना मात्रा की गलती के आप साफ सुथरा काम अपने रजिस्टर में उतारिए। अगली क्लास में हम फिर सकर्मक क्रिया की बात करेंगे। थैंक यू।